नमस्कार साथियों, मैं सुनील अमृत। आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग जो है यूजीसी नेट के अंतर्गत पेपर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं और पेपर 1 में आपकी 10 यूनिट दी गई है। 10 यूनिट में से मैं लगभग आपकी 3 यूनिट पूरी करा चुका हूं और चौथी यूनिट आपकी प्रगति पर है, यानी कि चौथी यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले चौथी यूनिट की भी आपकी एक क्लास आ चुकी है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या, उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा कौन कौन सी थी, किस प्रकार की थी, उसी के बारे में हमने पढ़ा था कुछ उसी के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो आज आपका ये टॉपिक आपका पूरा हो जाने वाला है और इसी के मैं आपके पीवाईक्यू भी आपको आज ही आपको कराऊंगा, या इस क्लास के बाद आपके जो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं वे भी आपके सारे के सारे क्वेश्चन में इसमें पीवाईक्यू के रूप में आपके ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो उच्च शिक्षा प्रणाली यानी कि यूनिट नंबर 10 पढ़ रहे हैं हम लोग की, और यूनिट नंबर 10 में भी आपका जो उच्च शिक्षा प्रणाली है उसके जो पहला टॉपिक दिया गया है उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए जी, इससे पहले हमने कल क्या क्या पढ़ा था, तो कल पढ़ा हमने उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा। एक बार थोड़ा सा मैं आपको उसका समरी करा देता हूं। ठीक है, हमने कल क्या क्या पढ़ा था, तो कल हमने पढ़ा प्राचीन भारत की प्रमुख शिक्षा या शिक्षण संस्थाएं। कौन कौन सी संस्थाएं पढ़ी? एक तो हमने तक्षशिला के बारे में पढ़ा, तक्षशिला। ठीक है, तो चिकित्सा, राजनीति और युद्ध कला से संबंधित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई। किसने स्थापित किया, इस बात की जानकारी प्राप्त नहीं होती। यहाँ पर आपका वात्स्यायन, इसके अलावा चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी इसका आपका इससे संबंधित माने जाते हैं, या इसका संबंध उनसे माना जाता है। नालंदा की अगर बात करें तो कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की 5वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास। गुप्त वंश के शासक थे। बौद्ध दर्शन, व्याकरण और चिकित्सा की यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। विक्रमशिला की बात करें तो धर्मपाल ने स्थापित किया इसको। ठीक है जी, कहां पर? भागलपुर में बिहार के तिब्बती बौद्ध शिक्षक या बौद्ध शिक्षा का सबसे प्रमुख केंद्र इसको माना जाता था। वल्लभी की बात करें गुजरात में है। ओदंतपुरी की बात करें या उदंतपुरी की बात करें बिहार में था। सोमपुरी बिहार में था। तो जो है इसके अलावा विविध ज्ञान विज्ञान के ये प्रमुख केंद्र माने गए हैं। शिक्षा की विशेषताओं की अगर बात करें तो गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित थी। मौखिक शिक्षा प्रदान की जाती थी और स्मृति यानी कि याद करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, जोर दिया जाता था। नैतिकता, धर्म, जीवन मूल्य शिक्षा का अभिन्न हिस्सा माना जाता था। कुल मिलाकर इससे संबंधित शिक्षा इस काल में प्रदान की जाती थी, जो कल हमने डिटेल से देखा है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको जो है एक बार देख लें। प्राचीन भारत में शिक्षा की मूल भावना क्या क्या थी, तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था, तो ये इसमें मैंने आपको बताया। इसके अलावा गुरुकुल प्रणाली कैसी थी, तो छात्र गुरुओं के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा निःशुल्क दी जाती थी। सेवा के माध्यम से गुरु दक्षिणा दे सकते थे। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम क्या था, तो मुख्यतः संस्कृत यानी कि संस्कृत था। इसके अलावा पाली भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी और प्राकृत यानी जो जैन धर्म से संबंधित थे उनमें आपकी प्राकृत भाषा में शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा की विधियों की अगर बात करें, हाँ अगर बात करूं, उच्च वर्ग जो था वो संस्कृत में शिक्षा प्राप्त करता था, जबकि मध्यम वर्ग के लोग पाली और प्राकृत भाषा जानते थे या उसी में आपका शिक्षा प्रदान उनको की जाती थी। शिक्षा की विधि कैसी थी? मौखिक, श्रवण, मनन यानी कि याद कर और सुनकर। ठीक है, निषाध्यान की पद्धति इसमें अपनाई जाती थी। मुख्य विषय की बात करें तो वेद, उपनिषद, व्याकरण, न्याय, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और युद्ध विद्या आदि की शिक्षा इसमें दी जाती थी। तो हमने आपका कल आपको बताया था कि सबसे पहला जो विश्वविद्यालय माना जाता है पूरी दुनिया का, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान के पाकिस्तान के रावलपिंडी जो पेशावर जिला है उसके आसपास आपको ये मिलेगा देखने को। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास या 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास तक यह विश्वविद्यालय अस्तित्व में रहा और इसकी स्थापना किसने की, इस बात की अब तक जानकारी प्राप्त नहीं है। विशेषता की बात करें तो यह पहला संगठित विश्वविद्यालय माना जाता है जिसमें चिकित्सा, प्रशासन, युद्ध कला और खगोल शास्त्र तथा भाषा विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक है, इसके अलावा चाणक्य, वात्स्यायन और पाणिनि, इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य इस विश्वविद्यालय से संबंधित रहे हैं या इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। इसके बाद दूसरा हमने देखा था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है नालंदा विश्वविद्यालय। 2024 में इसी को लेकर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया दोबारा से फिर से। ठीक है, तो स्थान की अगर बात करूं तो बिहार के राजगीर में ये स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा इसको स्थापित किया गया, जो गुप्त वंश के शासक थे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। विशेषता की अगर बात करें तो यह अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था और इसमें तिब्बत, चीन, कोरिया, जापान के छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि इसमें लगभग 10,000 छात्र एक साथ पढ़ सकते थे और 1500 शिक्षक इसमें पढ़ाया करते थे। शिक्षा के साथ विशाल पुस्तकालय भी यहाँ पर स्थापित था। इसका नाम था धर्मगुंज। याद रखना, एग्जाम में आता है आपका कि विक्रमशिला नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय था उसका नाम क्या था, तो धर्मगुंज उसका नाम था।
विषय की अगर बात करें तो बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद और गणित तथा व्याकरण की शिक्षा यहाँ पर प्रदान की जाती थी। ह्वेनसांग और इत्सिंग जो चीनी यात्री थे वे इसी से संबंधित है या इसी विश्वविद्यालय से संबंधित थे भाई। इसके बाद तीसरा पढ़ाया मैंने आपको कल बताया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पालवंश के राजा थे धर्मपाल, उन्होंने स्थापित किया बिहार के भागलपुर में। ठीक है जी। यहाँ पर क्या था कि बौद्ध धर्म की जो एक शाखा थी वज्रयान, उससे संबंधित शिक्षा सबसे ज्यादा यहाँ पर दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 1000 के आसपास आपके टीचर थे और छात्रों की संख्या तो हजारों में थी। तिब्बती बौद्ध शिक्षक अतीश दीपनकर इसी विश्वविद्यालय से संबंधित थे, ये आपको नाम याद रखना है। दूसरा फिर ये वज्रयान से संबंधित था, ये भी आपको याद रखना। कहां पर था? भागलपुर बिहार के गंगा नदी के किनारे ये विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। ओदंतपुरी की बात करें तो इसको धर्मपाल ने स्थापित किया, सॉरी धर्मपाल के पिता गोपाल ने स्थापित किया था बिहार में ही। सोमपुरी भी आपका बिहार में था। वल्लभी की अगर बात करें तो गुजरात में, ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और वल्लभी की बात करें गुजरात में था, जैन धर्म से संबंधित था। अन्य प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान जो बौद्ध और जैन हिंदू शिक्षा का सबसे बड़े केंद्र ये माने जाते थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कल शिक्षा की संरचना। तो शिक्षा की संरचना की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाती थी वो उसमें क्या करते थे, बच्चे को वर्णमाला, इसके अलावा संस्कार के साथ साथ स्मृति यानी कुल मिलाकर रटना, किसी चीज को याद करना और प्रार्थना वगैरह यानी कि ईश्वर की प्रार्थना करना आदि चीजें सिखाई जाती थी। किस काल में? प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाती थी उसमें केवल वर्णमाला पर जोर दिया जाता था। इसके अलावा संस्कार सिखाए जाते थे बच्चे को, और स्मृति यानी कि याद करना, किसी चीज को याद करना और प्रार्थना करना, ईश्वर की आराधना करना, ये सब चीजें आपकी प्रारंभिक काल में या प्रारंभिक शिक्षा में सिखाई जाती थी। माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं, माध्यमिक शिक्षा में क्या होता था, इसमें वेदों को पढ़ाया जाता था। जो हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, चारों वेदों को पढ़ाया गया। इसके अलावा उपनिषद का ज्ञान प्रदान किया जाता था। धर्मशास्त्र पढ़ाए जाते थे, जैसे मान लो रामायण है, महाभारत है आदि को याद कराया जाता था। इसके अलावा गणित का भी इस काल में ज्ञान या इस शिक्षा में ज्ञान प्रदान किया जाता था। कौन सी में? माध्यमिक शिक्षा में। माध्यमिक शिक्षा में आपको गणित का भी ज्ञान प्रदान किया जाता था बच्चे को। इसके अलावा उच्च शिक्षा की बात करें, इससे पहले जो संस्थान देखे अपने वे सारे के सारे उच्च शिक्षा से संबंधित थे। उनमें क्या था? दर्शन, दर्शन का ज्ञान प्रदान किया जाता था। तर्क, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र, प्रशासन यानी राजनीति और युद्ध विद्या आदि प्रदान की जाती थी। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका क्या था? शिक्षा की संरचना। यहां तक हमने कल आपका कर लिया था, दोबारा से मैंने आपको रिपीट करा दिया है। इसके बाद आगे देखते हैं आज क्या हो हमें को पढ़ना है। तो सबसे पहले दिया गया है गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु और शिष्य के बीच में यानी कि टीचर और अध्यापक के बीच में कैसी परंपरा थी उसके बारे में देखते हैं। शिक्षा व्यक्तिगत होती थी, व्यक्तिगत यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान की जाती थी। गुरु शिष्य को अपनी क्षमता अनुसार पढ़ाता था। कुल मिलाकर जो अध्यापक था वो अपनी क्षमता के अनुसार बच्चे को ज्ञान प्रदान करता था। जितना ज्ञान गुरु को था वो उतना ही ज्ञान अपने बच्चे को प्रदान करता था कुल मिलाकर। ठीक है, जीवन पर्यंत संबंध बने रहते थे कुल मिलाकर गुरु और छात्र के बीच में, यानी कि अध्यापक और टीचर जो है अध्यापक और छात्र के बीच में जीवन पर्यंत यानी कि पूरे जीवन भर संबंध बने रहते थे। एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। गुरु को अत्यंत सम्मानित माना जाता था। तो गुरु को इस काल में अगर मैं बात करूं प्राचीन काल में, तो गुरु को ब्रह्मा, गुरु विष्णु आदि के समान माना गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर गुरु ब्रह्मा कहा गया है गुरु को ही, और गुरु को ही विष्णु भी कहा गया है। कुल मिलाकर गुरु का जो स्थान था वो बहुत उच्च था। कौन से काल में? तो प्राचीन काल में। ठीक है, तो गुरु परंपरा कैसी थी? गुरु शिष्य परंपरा एक तो व्यक्तिगत यानी कि शिक्षा जो थी वो व्यक्तिगत होती थी। कुल मिलाकर गुरु जो है शिष्य को उसकी क्षमता के अनुसार, ठीक है, यानी कि जैसी भी शिष्य की क्षमता होती थी, जैसा उसका दिमाग होता था उसी के अनुसार उसको पढ़ाता था। इसके अलावा दोनों के बीच में जो संबंध होते थे वो जीवन पर्यंत होते थे। गुरु को अत्यंत सम्मानित दर्जा प्राप्त था। कैसा? गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु के समान। इसके बाद शिक्षा के उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में बात करेंगे भाई। शिक्षा का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो प्राचीन काल में जो शिक्षा का उद्देश्य था वो कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। आत्मा का विकास और मोक्ष की प्राप्ति। कुल मिलाकर शिक्षा का जो मूल उद्देश्य था प्राचीन काल में वो अपने आत्मा यानी कि अपने आप का खुद का विकास करना, इसके अलावा मोक्ष की प्राप्ति करना कि मोक्ष कैसे प्राप्त होगा या जन्म मरण से कैसे मुक्ति प्राप्त होगी, एक ये उद्देश्य था। इसके अलावा चरित्र निर्माण यानी कि छात्र के चरित्र का निर्माण किया जाता था। ठीक है, जैसे कि सदाचार, कुल मिलाकर उसको जो है संयम, सदाचार, सहिष्णुता आदि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। सहिष्णुता मतलब जो ना सभी धर्मों का सम्मान करना, संयम रखना। इसके अलावा सदाचार मतलब कुल मिलाकर सही व्यवहार करना, अपने छोटे बड़े सभी का सम्मान करना। तो कुल मिलाकर ऐसा उसका क्या होता था, तो चरित्र का निर्माण किया जाता था छात्र के। आजीविका के लिए नहीं, कुल मिलाकर जो है
प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो आजीविका के लिए नहीं थी, यानी कि रोजगार के लिए नहीं थी, बल्कि जीवन को समझने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। आज क्या है, आज जो शिक्षा दी जाती है वो रोजगार के लिए प्रदान की जाती है, ठीक है। लेकिन प्राचीन काल में रोजगार या आजीविका के लिए शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी, बल्कि जीवन को समझने के लिए या मोक्ष प्राप्त करने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाता था इस काल में। दूसरा क्या था कि समाज सेवा, राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा हेतु ये शिक्षा प्रदान की जाती थी। कैसी की जाती थी? एक तो समाज सेवा, यानी कि समाज की सेवा करना। एक मिनट भाई, कहां पे क्या हो गया? समाज की सेवा के लिए ये शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं इसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर शिक्षा का उद्देश्य और विशेषता क्या थी? तो यानी आत्मा का विकास और मोक्ष की प्राप्ति। इसके अलावा चरित्र निर्माण, सदाचार, संयम और सहिष्णुता का ज्ञान प्रदान किया जाता था। बच्चे का चरित्र निर्माण किया जाता था ताकि वो जो है एक सभ्य व्यक्ति बन सके। दूसरा क्या था? आजीविका के लिए। ये याद रखना है आपको, प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो रोजगार प्रदान करने के लिए नहीं दी जाती थी, बल्कि जीवन को समझने के उद्देश्य से दी जाती थी। और नैतिक मूल्यों पर बल दिया जाता था। बच्चे को जो है अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती थी। सदाचार जीवन जीने का उसको जो है प्रेरणा प्रदान की जाती थी। इसके अलावा समाज सेवा के उद्देश्य से उसको शिक्षा प्रदान की जाती थी और राष्ट्र निर्माण करने हेतु उसको प्रेरित किया जाता था ताकि वो जो है राष्ट्र का निर्माण कर सके, एक अच्छे देश का निर्माण कर सके या राष्ट्र का निर्माण कर सके। इसके बाद प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशिष्टताएं क्या थी उसके बारे में देख लेते हैं भाई। विशेषता की बात करें तो आध्यात्मिक, यानी कि प्राचीन काल की जो शिक्षा थी वो आध्यात्मिक थी। कैसे? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? आत्मज्ञान, कुल मिलाकर जो है अपना खुद का विकास करना। सबसे पहला जो उद्देश्य था शिक्षा का जो है उस बच्चे का आत्मज्ञान करना या उस बच्चे की नॉलेज को बढ़ाना था। सबसे पहला उद्देश्य क्या था? तो आध्यात्मिक, यानी कुल मिलाकर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आत्मज्ञान, यानी कि खुद की अपने ज्ञान को बढ़ाना। इसके बाद मौखिक थी कुल मिलाकर, ठीक है। मौखिक मतलब पुस्तकों की जगह, यानी कि पुस्तक ना पढ़ाकर श्रवण और स्मरण, यानी कि कुल मिलाकर सुनना और उसको रटना, यानी कि याद करना, उस पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता था, ठीक है। लिखने पर इस काल में कोई बल प्रदान नहीं किया जाता था। तो कुल मिलाकर शिक्षा कैसी होती थी? मौखिक। मौखिक मतलब बोलकर। पद्धति कैसी थी? तो गुरुकुल पद्धति। गुरुकुल पद्धति यानी कि आवासीय शिक्षा और गुरु के साथ जीवन व्यतीत करना होता था। किसको? छात्र को आवास में रहना होता था। कहां पर? गुरु के ही पास जो गुरुकुल था उसी में रहना पड़ता था और गुरु के समीप रहना पड़ता था, गुरु के पास रहना पड़ता था। कुल मिलाकर आश्रम के उसको सभी कार्य भी करने पड़ते थे और गुरु की सेवा वो किया करता था। इसके बाद विषय विविधता। विषय विविधता की बात करें तो इस काल में धर्म से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाता था। विज्ञान से संबंधित कला, युद्ध कला, सभी विषयों का इसमें समावेश हुआ करता था। वैश्विक की अगर बात करें तो विदेशी छात्र भी आते थे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। जैसे मैंने आपको बताया नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय में आपके चीन से, तिब्बत से, जापान से, कोरिया से आदि क्षेत्रों से भी छात्र पढ़ने के लिए आया करते थे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मान सकते हैं उसमें आपका हुएनसांग और इत्सिंग, जो चीनी यात्री थे वे वहां से आया करते थे। विक्रमशिला की अगर मैं बात करूं तो विक्रमशिला में आपके तिब्बती टीचर थे, ठीक है, तो वे भी यहाँ पर जो है पढ़ाने के लिए आते थे या इन गुरुकुल में पढ़ाया करते थे। कौन से में? विक्रमशिला में। चलिए जी, इसके बाद आगे देखते हैं, निष्कर्ष पढ़ लेते हैं बेटी। निष्कर्ष क्या है? तो प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली अत्यंत समृद्ध, यानी कि अत्यंत शक्तिशाली, समृद्ध, संगठित थी, ठीक है, व्यापक थी, बहुत बड़ी थी, मूल्य आधारित थी, यानी कुल मिलाकर बच्चों का विकास किया जाता था। उस समय की उच्च शिक्षण संस्थाएं आज की विश्वविद्यालयों की नींव मानी जाती है। तो उस समय के जो शिक्षण संस्थान थे वे आज के जो विश्वविद्यालय हैं हमारे, उनकी नींव उनको कहा जा सकता है, उनकी जो है फाउंडेशन कह सकते हैं, उनको नींव कहा जा सकता है। इनकी संरचना, दृष्टिकोण और उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के लिए प्रेरणा साबित हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर आप अपने निष्कर्ष में लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर कहा जाए तो इस प्रकार के आप इसमें निष्कर्ष लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आज जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा उसके बारे में एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा देता हूं, ठीक है। चलिए जी, तो ये आपका जो पहला टॉपिक था, जो यूनिट नंबर 10 का आपका जो पहला टॉपिक था वो आपका पूरा हो चुका है। उसी के संबंध में मैंने आपको आज क्या क्या पढ़ाया है उसके बारे में एक बार फिर से रिपीट में आपको करा देता हूं, ठीक है। तो ये हमने कल तक पढ़ लिया था शिक्षा की संरचना, ठीक है। इसके अलावा जो विश्वविद्यालय थे वे सारे देख लिए थे। कौन कौन से देखे हमने? विश्वविद्यालय देखा कौन सा आपका? तक्षशिला देखा, तक्षशिला के अलावा विक्रमशिला देखा, नालंदा विश्वविद्यालय देखा, उदंतपुरी देखा, सोमपुरी देखा और वल्लभी जो गुजरात में है उसको भी हमने देख लिया था, ठीक है, कल की क्लास में भी। आज भी मैंने आपको इसको रिपीट करा दिया था। आज जो हमने पढ़ा है
तो शिक्षा की संरचना भी हमने कल देख ली। प्रारंभिक शिक्षा में क्या क्या आता था? वर्णमाला, संस्कार, स्मृति और प्रार्थना। माध्यमिक शिक्षा की बात करें तो वेद, उपनिषद, एक मिनट भाई, ठीक है भाई। तो शिक्षा की संरचना कैसी थी? तो प्रारंभिक शिक्षा में क्या था आपका? वर्णमाला, संस्कार, स्मृति, प्रार्थना, ठीक है, आदि सिखाया जाता था। माध्यमिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो माध्यमिक शिक्षा में वेद, उपनिषद, धर्मशास्त्र, गणित आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं उच्च शिक्षा में, तो उच्च शिक्षा में दर्शन, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, प्रशासन, युद्ध विद्या आदि का ज्ञान प्रदान किया जाता था। ये हमने कल तक पढ़ लिया था। आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है गुरु शिष्य परंपरा कैसी थी। तो आपका यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि भाई जो ना छात्रों को शिक्षा कैसे प्रदान की जाती थी? तो कुल मिलाकर व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान की जाती थी। एक तो ये याद रखना है। दूसरा क्या था? गुरु और शिष्य को, गुरु जो था शिष्य को उसकी क्षमता के अनुसार, ठीक है, इनके शिष्य की क्षमता जैसी शिष्य की जो है कैपेसिटी है तो उसके अनुसार उसको पढ़ाता था। इसके अलावा जीवन पर्यंत संबंध रहते थे। कब तक? ऐसा नहीं कि जब तक पढ़ रहे हैं तभी तक संबंध रहेगा, तो जीवन काल तक, ठीक है, जीवन पर्यंत इसमें संबंध रहते थे एक दूसरे के बीच में। इसके अलावा गुरु को अत्यंत सम्मानित जो है इसमें माना जाता था। कैसे? गुरु ब्रह्मा और गुरु विष्णु के समान गुरु को दर्जा इसमें दिया गया था। इसके बाद और पढ़ा हमने गुरु के जो ना शिक्षा के उद्देश्य क्या थे और विशेषता। तो आत्मा का विकास करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, पहला उद्देश्य ये था आपका। चरित्र निर्माण, सदाचार, संयम और सहिष्णुता, ये भी उद्देश्य था। आजीविका के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसको आपको याद रखना है कि जो ना इस काल में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी कैसे दी जाती थी? वो आजीविका इनके रोजगार के लिए नहीं दी जाती थी, जबकि आज जो शिक्षा प्रदान की जाती है वो रोजगार के लिए दी जाती है। लेकिन इस काल में जीवन को समझने के लिए शिक्षा प्रदान की जाती थी। नैतिक मूल्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया जाता था बच्चे के। इसके अलावा बच्चे को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण हेतु प्रेरणा प्रदान की जाती थी। इसके बाद जीवन, प्राचीन शिक्षा प्रणाली की विशेषताओं की अगर बात करें तो आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान को प्राप्त करना था। मौखिक दी जाती थी शिक्षा। कैसी? मौखिक मतलब पुस्तकों की जगह, इनकी पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती थी। क्या हो ना, तो क्या करते थे? गुरु जो है मौखिक रूप से पढ़ाता था बच्चों को। तो बच्चे क्या करते थे? उसको सुनते थे, श्रवण करते थे और स्मरण यानी कि याद करते थे। इसके अलावा गुरुकुल पद्धति थी। छात्रों को आवास में रहकर यानी कि गुरु के पास में रहकर शिक्षा प्रदान की जाती थी और गुरु के साथ उनको जीवन व्यतीत करना पड़ता था जब तक वे शिक्षा प्राप्त करते थे। विषय विविधता मैंने आपको बताया कि धर्म, विज्ञान, कला, युद्ध कला जैसे विषयों का इसमें समावेश हुआ करता था। वैश्विक की बात करें तो विदेशी छात्र भी आते थे पढ़ने के लिए, इसलिए जो है अंतरराष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त थी। तो विदेशों में कहां से आते थे? मैंने आपको बताया चीन से, तिब्बत से, जापान से और कोरिया वाले क्षेत्रों से छात्र पढ़ने के लिए आते थे। एग्जाम्पल आपसे पूछे तो कौन सा आएगा? आपके आ जाएंगे कौन? ह्वेनसांग और इत्सिंग, ठीक है, इसमें सबसे प्रमुख हैं। चलिए जी, इसके बाद निष्कर्ष बताया प्राचीन भारत की शिक्षा प्रणाली अत्यंत समृद्ध और व्यापक थी, मूल्य आधारित थी। तो इसको भी याद रखना। कैसी थी? तो अत्यंत समृद्ध और कैसी थी? व्यापक यानी कि बड़ी। इसके अलावा मूल्य आधारित यानी कि बच्चों को ज्ञान जो दिया जाता था उसका रिजल्ट आता था, मूल्य आधारित थी। उस समय की उच्च शिक्षण संस्थाएं आज के विश्वविद्यालयों की नींव मानी जाती है और इनकी संरचना, दृष्टिकोण, उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था भाई आपका यूनिट 10 का जो आपका सबसे पहला जो टॉपिक था वो मैंने इसमें आपका कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, यूनिट 10 का जो पहला टॉपिक था वो मैंने आपका इसमें कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद जो आपका अगली जो क्लास कराऊंगा मैं आपकी, इसमें तीसरी क्लास रहेगी, तो उसमें आपके पहले PYQ आपके इसमें करा दूंगा आपको। ठीक है, तो PYQ करा दूंगा। इससे इस वाली जो है पहले टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर आगे देखते हैं इसमें जो है दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को करेंगे यहीं पे समाप्त। और जिन बच्चों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, क्योंकि आपको इस चैनल पर, इसी चैनल पर आपको जो है आपका पेपर 1 जो है, पेपर 1 की लगभग सभी यूनिट आपकी 10 के 10 यूनिट में कंप्लीट कराऊंगा। इससे पहले आपकी 3 यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं और आप ये चौथी यूनिट यानी कुल मिलाकर यूनिट नंबर 10 आपकी जो है प्रगति पर है। ठीक है, और इसकी भी आपकी इससे पहले एक क्लास आ चुकी है, ये दूसरी क्लास है। इसमें लगभग आपकी 8 से 10 क्लासें आएंगी और ये यूनिट भी आपकी पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपकी जो है UGC नेट के अंतर्गत जो पेपर 1 है उसकी जो बड़ी बड़ी यूनिटें हैं उनको मैं सबसे पहले करा रहा हूँ। उसके बाद छोटी छोटी यूनिटें आपकी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो आपकी ये यूनिट भी काफी बड़ी है, इसमें भी आपके लगभग 10 क्लास के आसपास आएगी। इससे पहले की जो यूनिट थी आपकी कौन सी, इससे पहले की यूनिट कराई है मैंने आपकी शोध वाली। ठीक है,
शोध अभिवृत्ति, ठीक है। तो उसमें भी आपकी 10 क्लासें बनी हैं और सबसे पहली जो यूनिट थी शिक्षक अभिवृत्ति, उसमें भी 10 क्लासें हुई हैं। तो कुल मिलाकर अब तक मैं आपके लगभग 30 क्लास के आसपास इसमें करा चुका हूं, ठीक है। तो कुल मिलाकर 10 तो क्लास आपकी पहली यूनिट में हुई, इसके अलावा दूसरी यूनिट में भी 10 क्लासें हुई, और आपकी जो चौथी यूनिट थी उसमें लगभग आपकी 5 क्लासें, तो कुल मिलाकर 25 क्लासें वे हो चुकी हैं, और 2 क्लास में आपकी इसमें भी करा चुका हूं। तो कुल मिलाकर 27-28 क्लास के आसपास आपकी क्लासें हो चुकी हैं, ठीक है। और लगभग आपकी 3 यूनिट तो पूरी हो चुकी है और चौथी यूनिट आपकी चल रही है भाई, ठीक है। इसको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे करेंगे आज की क्लास को समाप्त। नमस्कार।